आज हम देखने वाले हैं एक जॉम्बी सर्वाइवल मूवी जहां पूरी दुनिया में एक खतरनाक जॉम्बी वायरस फैल चुका था और इन जॉम्बियों के शहर में एक भोला भाला लड़का सरवाइव कर रहा था। कहानी शुरू होती है जापान के एक शहर से जहां हम एक कॉमिक कंपनी को देखते हैं। यहां अलग अलग तरह की कॉमिक बुक्स बनाई जाती हैं, लेकिन ये कंपनी बहुत ही छोटी सी थी। वहां एक डायरेक्टर था और उसके अंडर में 4 आर्टिस्ट काम करते थे जो कॉमिक्स के अलग अलग ड्रॉइंग्स बनाते थे। इन्हीं ड्रॉइंग आर्टिस्ट्स में से एक था यूके नाम का लड़का। कॉमिक्स पर काम करना उसका पैशन था। वो शौक के तौर पर ये काम करता था, भले ही सैलरी बहुत कम थी। वहां पर मिथु नाम की एक लड़की भी काम करती थी। तो एक दिन जब वो सब काम कर रहे थे तभी उन्होंने टीवी पर एक अजीब सी न्यूज देखी। न्यूज में दिखाया जा रहा था कि शहर की सड़क पर एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर टहल रहा था, लेकिन अचानक वहां एक औरत आ जाती है और वो औरत सीधे उस कुत्ते को काट लेती है। यह देखकर जब कुत्ते का मालिक उसे बचाने आता है तो वो औरत उसे भी काट लेती है। इसके बाद वो कुत्ता और उसका मालिक दोनों ही अजीब तरह का बर्ताव करने लगते हैं। ऐसी न्यूज सुनकर वहां मौजूद सब लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद फिर एक और न्यूज आती है कि शहर के अलग अलग इलाकों में लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, इसलिए पुलिस ने उन सबको अरेस्ट कर लिया है। इस न्यूज को सुनकर यूके का एक कॉलीग मजाक में उससे कहता है, यार अगले कुछ दिनों तक जरा संभल कर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि नौकरी ना मिलने की वजह से तुम्हारा बिहेवियर भी अजीब हो जाए और पुलिस तुम्हें भी बिना बताए अरेस्ट कर ले। लेकिन यूके को उसकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो तुरंत जवाब देता है, तुम्हें पता भी है कॉमिक्स बनाने में कितनी मेहनत और स्किल लगती है। मैं ये काम पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने पैशन की वजह से करता हूँ। यूके की ये बात सुनकर उसके साथ काम करने वाले बाकी लोग भी उससे हाथ मिलाते हैं और बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। वो सब मिलकर कॉमिक्स के लिए नारे लगाने लगते हैं। जैसे यूके के लिए कॉमिक्स पैशन है, वैसे ही अब उनके लिए भी कॉमिक्स एक पैशन बन जाता है। लेकिन तभी एक कॉलीग की आवाज से यूके की होश लौट आता है। असल में अभी तक वो जो भी कॉमिक्स के बारे में मोटिवेशनल बातें कर रहा था वो सब उसके सपनों में था। यूके दिन भर कॉमिक्स की दुनिया में ही खोया रहता था। वो अपने मन को बार बार ये समझाने की कोशिश करता था कि कॉमिक्स ही उसका पैशन है, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं वो एक अच्छी जॉब पाना भी चाहता था। वो हमेशा अपने सपनों में खुद को एक हीरो समझता था, लेकिन असल जिंदगी में वो बहुत डरपोक था। किसी के सामने खड़े होकर एक बात कहने की भी उसमें हिम्मत नहीं थी। उसका सारा मोटिवेशन सिर्फ उसकी कॉमिक्स और उसके सपनों में ही जिंदा था। इसी बीच वहां उनका डायरेक्टर आ जाता है। डायरेक्टर उनसे पूछता है कि उनकी नई कॉमिक पूरी हुई या नहीं। तब मिथु उसे बताती है कि उसकी पूरी स्टोरी लिखकर तैयार हो चुकी है। डायरेक्टर तब मिथु से कहता है कि वो अपनी स्टोरी लेकर ऑफिस में आए। मिथु वहां चली जाती है और उसके बाद ऑफिस खत्म करके यूके अपने घर लौट आता है। घर पर सुजुकी नाम की एक लड़की थी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन सुजुकी वहां यूके से एक शब्द भी नहीं बोलती। वो चुपचाप टीवी ऑन करती है और लेट जाती है। यूके भी कुछ नहीं कहता और रोज की तरह अकेले बैठकर खाना खाने लगता है। तभी टीवी पर एक लड़की बोल रही होती है, आप कभी ऐसे इंसान से प्यार मत करना जो सिर्फ अपने काम में ही डूबा रहता है, वरना इस छोटी सी जिंदगी से आप सब कुछ खो दोगे और प्यार क्या होता है ये भी कभी समझ नहीं पाओगे। सुजुकी तब उन बातों को यूके तक पहुंचाने के लिए वॉल्यूम बढ़ा देती है। यूके ये सुनकर बहुत बुरा महसूस करता है। वो समझ जाता है कि सुजुकी ने कितनी तकलीफ झेली है, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ अपने काम में ही लगी रहती है। उस रात उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, इसलिए वो बैठकर अपनी कॉमिक्स ड्राइंग कर रहा था। कुछ देर बाद वो अपने पुराने कामों को देखता है जिन्हें उसे बेस्ट कॉमिक्स ड्राइंग आर्टिस्ट के तौर पर अवार्ड्स दिए गए थे। फिर यूके अपना लॉकर खोलता है जिसमें उसकी एक गन और गन का लाइसेंस रखा हुआ था। यूके उस गन को हाथ में लेकर आईने के सामने खड़ा हो जाता है और खुद को हीरो की तरह पोज देता है और कहती है, तुम तो ठीक से इनकम भी नहीं कर पाते, अब क्या मुझे थोड़ी शांति से सोने भी नहीं दोगे। यूके जवाब देता है, तुम देखो, पहले मेरी पहली कॉमिक्स को पब्लिश होने दो, फिर देखना कैसे मेरे पॉकेट में पैसा आता है। उसके बाद हम दोनों बहुत अच्छे रहेंगे और मैं तुम्हारा भी बहुत ख्याल रखूंगा। सुजुकी, तुम बस मुझे थोड़ा समय दो। यूके इस तरह सुजुकी का मन भलाई करने की कोशिश करता है। अगले दिन यूके अपनी कॉमिक्स की स्टोरी लेकर एक पब्लिशर के पास जाता है ताकि वो अपनी कॉमिक्स जल्दी से जल्दी पब्लिश करवा सके। पब्लिशर उसकी कॉमिक्स पढ़ता है और कहता है, तुम्हारी कॉमिक्स में स्पेशल क्या है? इस स्टोरी में मैं कुछ यूनिक नहीं देख पा रहा हूँ। पूरी स्टोरी तो मेरे लिए सामान्य कॉमिक्स जैसी लग रही है। उसी समय वहाँ एक पॉपुलर कॉमिक्स राइटर आता है। पब्लिशर उससे बात करने जाता है। इसी बीच यूके और वो कॉमिक्स राइटर एक दूसरे से मिलते हैं। यूके उसे पहचान लेता है। 15 साल पहले जब यूके को अवार्ड्स मिला था, उस फंक्शन में यही राइटर भी एक अवार्ड जीत चुका था। लेकिन इतने सालों बाद जबकि यूके अब तक अपनी कोई भी कॉमिक्स पब्लिश नहीं कर पाया, वही राइटर अब एक बहुत पॉपुलर राइटर बन चुका है। इस बीच वो पब्लिशर यूके की स्टोरी को रिजेक्ट कर देता है और उस पॉपुलर राइटर को एंटरटेन करने चला जाता है। यूके यह देखकर बहुत बुरा महसूस
करता है। वो सोचता है कि सच में वो एक लूजर है। फिर वो सीधे सुजुकी के पास लौट आता है। सुजुकी उससे उसकी कॉमिक्स के पब्लिश होने की खबर जानना चाहती है। यूके उसे पूरी घटना बता देता है और बताता है कि उसकी कॉमिक्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। इस पर सुजुकी आज बहुत गुस्सा हो जाती है। वो यूके की सारी कॉमिक्स की चीजें इधर उधर फेंकने लगती है और चिल्लाती है, मैं तुम्हें कितने सालों से कह रही हूँ कि कॉमिक्स की दुनिया से बाहर निकलो, इसके साथ तुम कभी कुछ हासिल नहीं करोगे। तुम्हें एक अच्छी जॉब ढूंढनी चाहिए, लेकिन तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते। इतने साल कॉमिक्स के पीछे काम करने का क्या फायदा हुआ? तुम्हारा शादी करने का इंतजार करते करते मेरी उम्र 34 साल हो गई। मैं और कितनी देर तक इंतजार करूं? तुम कब सक्सेस होगे और कब शादी करोगे? मैं तुम्हारे लिए अब एक और दिन भी इंतजार नहीं कर सकती। इतना कहकर सुजुकी यूके को धक्का देकर कमरे से बाहर कर देती है, क्योंकि ये वास्तव में उसका घर था। इसके बाद सुजुकी अपने कमरे में रोते रोते यूके से कहती है, तुम आज से अपने कॉमिक्स के सपने छोड़ दो, कॉमिक्स की सारी चीजें फेंक दो और एक नई जॉब ढूंढो, ताकि हमारी दोनों की जिंदगी चल सके। फिर तुम मुझसे संपर्क करोगे। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते तो कभी भी मेरे सामने मत आना। शायद तुम अपने जीवन में कॉमिक्स को चुनो, नहीं तो मुझे। सुजुकी की ये बातें सुनकर यूके को बहुत बुरा लगा है। वो दरवाजे के पास जाकर उससे माफी मांगता है। वो उसे कई बार सॉरी कहता है। यूके कहता है, तुम्हारे कमरे के अंदर मेरी गन का लाइसेंस रखा है, मुझे मेरा लाइसेंस दे दो, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। सुजुकी को समझ में आता है कि शायद यूके ने कॉमिक्स को ही चुना है, इसलिए वो गुस्से में दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन अंदर से उसे लाइसेंस दे देती है। यूके तब बाहर के एक बेंच पर जाकर काफी समय तक मन ही मन उदास बैठा रहता है। वो अपने ऑफिस में शिफ्ट होने का सोचता है। अगले दिन सुबह जब वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी टीवी पर एक न्यूज दिखाई जाती है। न्यूज में बताया जा रहा था कि शहर में नया वायरस फैल गया है। इस वायरस से संक्रमित लोग अजीब व्यवहार करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये वायरस धीरे धीरे भयानक रूप धारण कर सकता है। इसी बीच मिथु बताती है कि उसका शरीर बिल्कुल अच्छा नहीं है और वो बहुत बीमार महसूस कर रही है। उसके बाद वो वहाँ से दूसरे कमरे में चली जाती है। इसी समय उनके एक कॉलिग सबको बताता है कि लगभग 2 घंटे बाद मिथु डायरेक्टर के कमरे से बाहर आई। बाहर आने के बाद से उसका व्यवहार अजीब हो गया है और उसके शरीर पर काटने के निशान भी दिख रहे हैं। लेकिन डायरेक्टर की तो एक सुंदर फैमिली है। फिर डायरेक्टर ने मिथु के साथ ऐसा क्यों किया? वे वास्तव में यहाँ खराब कुछ सोच रहे थे, लेकिन उसी समय वहाँ डायरेक्टर आ जाता है। डायरेक्टर कह रहा था कि उसका शरीर भी आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, इसलिए वो दवा ले रहा था। लेकिन देखा जाता है कि डायरेक्टर की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं। दूसरी ओर यूके कॉमिक्स लिखते लिखते थक कर सो गया था। तभी सुजुकी उसे फोन करती है। यूके ये देखकर बहुत खुश होता है और अपने कॉलिग्स को काम में डिस्टर्ब न करने के लिए वो बाहर जाकर बात करता है। लेकिन उसी समय वो एक चीज नोटिस करता है, आसमान में कई हेलीकॉप्टर किसी एक जगह की ओर जा रहे हैं। यूके यह देखकर बहुत डर जाता है। वो सोचता है कि क्या शहर में फिर से वायरस फैल गया है, क्योंकि टीवी पर तो यही न्यूज दिखाई जा रही थी। इस बीच सुजुकी बात करते करते बहुत इमोशनल हो जाती है। यूके उससे कहता है, तुम ठीक हो? तुम्हें शरीर खराब तो नहीं लग रहा? लेकिन सुजुकी उसे जवाब देती है, तुम मुझे माफ कर दो। गुस्से में मैंने तुमसे बहुत कुछ कहा। मैंने तुम्हारे सपनों को छोटा समझा। मुझे तुम्हारे इस बुरे समय में तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तो तुम मुझे माफ कर दो और फिर से घर लौट आओ। सुजुकी की बातें सुनकर यूके बहुत चिंतित हो जाता है। वो तुरंत सुजुकी को देखने चल पड़ता है, लेकिन काफी समय तक घर के दरवाजे पर नॉक करने के बावजूद सुजुकी दरवाजा नहीं खोलती और कोई आवाज भी नहीं आती। यूके तब दरवाजे के उस छोटे से हिस्से से उसे देख रहा था। सुजुकी पूरी तरह सीधी होकर बिस्तर पर चुपचाप लेटी रहती है। यूके यह देखकर बहुत चिंतित हो जाता है। वो बार बार उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। कुछ ही समय बाद देखा जाता है कि सुजुकी बहुत अजीब तरीके से बिस्तर से उठकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में अजीब व्यवहार करते हुए वो बिस्तर से गिरकर जमीन पर पड़ जाती है और फिर वहाँ छटपटाने लगती है। यूके यह देखकर बहुत डर जाता है। धीरे धीरे सुजुकी दरवाजे की ओर बढ़ने लगती है और जैसे ही यूके उसका चेहरा देखता है, उसकी आत्मा कांप उठती है। असल में सुजुकी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो दरवाजा खोलकर सीधे यूके पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन यूके किसी तरह उसे पकड़ लेता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दोनों के बीच धक्का मुक्की होने से यूके का फोन ऊपर से सीधे नीचे गिर जाता है और टूटकर खराब हो जाता है। दूसरी तरफ सुजुकी यूके को काटे बिना सीधे अपने घर के दरवाजे में काट देती है। यूके यह देखकर बहुत डर जाता है और उसे धक्का देकर अपने कमरे में भेज देता है। लेकिन ठीक उसी समय सुजुकी फिर से उस पर हमला करने ही वाली थी। यूके इतना डर जाता है कि वो उसे जोर से धक्का मार देता है, जिससे सुजुकी जमीन पर गिरती है और उसके सिर में जोरदार चोट लग जाती है। बहुत ज्यादा खून बहने के कारण वो वहीं मर जाती है। यूके यह देखकर बहुत कष्ट महसूस करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर वो अपना गन हाथ में लेकर वहाँ से निकल जाता है। एक ब्रिज पर चलते समय वो एक लड़की को देखता है। लड़की उसके हाथ में लगी चोट को पकड़कर चल रही थी और उसी समय वो आसमान की ओर देखता है और देखता है कि कई विमान एक ही निर्दिष्ट जगह की ओर जा रहे हैं। यूके समझता है कि कुछ तो घटा है, इसलिए वो तुरंत अपने ऑफिस की ओर चला जाता है। वहाँ टीवी पर न्यूज दिखाई जा रही थी। न्यूज में कहा जा रहा था कि शहर में बहुत तेजी से वायरस फैल रहा है। इस वायरस का नाम ज़ॉम्बी वायरस है। जो लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाते हैं
वो कुछ ही समय में ज़ॉम्बी बन जाते हैं और आसपास के सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। उनके हमलों और काटने के कारण वहाँ के सभी स्वस्थ लोग भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। इसलिए अभी भी शहर में मौजूद सभी स्वस्थ लोगों से सुरक्षित जगह पर रहने की अपील की जा रही है। यूके के एक कॉलिग टीवी के सामने न्यूज देख रहा था, लेकिन उसके हाथ में खून लगी बैट थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि यहाँ शायद कुछ बड़ा कुछ हुआ है। यूके अंदर जाकर देखता है कि उसका सिर पूरी तरह फट गया है और वो बहुत ज्यादा खून बहने के कारण मर चुका है। तभी उसी वक्त वहाँ डायरेक्टर आता है। उसके शरीर में एक चाकू लगा हुआ था। यूके सामान्य तरीके से उससे पूछता है, तुमने अपना काम पूरा कर लिया? पर ठीक उसी समय यूके का एक कॉलिग डायरेक्टर के सिर पर वार कर देता है। डायरेक्टर फिर उठकर वही सवाल दोहराता है, तुम लोग अपना काम पूरा कर रहे हो क्या? उस कॉलिग ने फिर उसे और मारना शुरू कर दिया। उस कॉलिग का नाम सांग था। सांग यूके से कहता है कि न्यूज में ज़ॉम्बियों को मारने का एक तरीका बताया गया था, सिर्फ दिमाग पर चोट पहुंचाओ तभी वे मरेंगे, वरना उन्हें किसी भी तरह नहीं मारा जा सकता। अगर उसके पास गन होती तो वो उन्हें आसानी से मार देता, और अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो हम भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। यह कहकर सांग ने डायरेक्टर को मार दिया और यूके से बोलता है, अगर चाहो तो अपनी सुरक्षा के लिए ये बैट तुम रख लो। यूके तब सांग से पूछता है, आपको क्या हुआ? आप लोगों को इतनी निर्दयता से मार कैसे रहे हो? सांग उसे जवाब देता है, वे लोग पहले मुझे मारने आए थे, मुझे भी उनके जैसे ज़ॉम्बी बना देना चाहते थे। अगर वे मुझे काट देते तो मैं भी ज़ॉम्बी बन जाता। अपनी जान बचाने के लिए इंसान क्या क्या नहीं कर सकता। इसी समय यूके ने देखा कि उसके हाथ पर एक काटने का निशान है। वही निशान था जो सुजुकी ने उसे काटने के वक्त बनाया था, लेकिन सुजुकी ने पहले दरवाजे पर काटे समय अपने सारे दांत खो दिए थे, इसलिए यूके के शरीर पर काटने का असर उतना गहरा नहीं हुआ था। परंतु तभी यूके ने महसूस किया कि सांग धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल रहा है। सांग के पैरों पर उसने भी एक ज़ॉम्बी के काटने के निशान देख लिए, मतलब किसी ज़ॉम्बी ने पहले ही उसे काटा था। जब सांग समझ गया कि अब वह पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाएगा तो वह खुद ही अपनी जान खत्म कर लेता है। यह देखकर यूके बहुत डर जाता है। ये घटनाएं उसके दिमाग पर गहरा असर डाल रही थी। थोड़ी ही देर बाद वही लड़की मिथु वहां आती है, लेकिन अब वह भी एक भयंकर ज़ॉम्बी बन चुकी है। मिथु यूके को देखकर उस पर झपटी है, पर यूके किसी तरह उसके हाथों से बचकर बाहर भाग निकलता है। वो सीधे सड़क की ओर दौड़ पड़ता है। शहर की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। कुछ लोग दूसरों पर हमला करने के लिए दौड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। यूके जब बिल्कुल सड़क के बीच में आता है तो देखते देखते लोगों की संख्या और बढ़ने लगती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और यहाँ समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि कौन इंसान है और कौन ज़ॉम्बी। यह सब देखकर यूके बहुत डर जाता है और किसी तरह उन ज़ॉम्बियों के बीच से भाग निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो भागे तो कहाँ जाए। उधर सड़क पर एक पुलिस अफसर खड़ा था। यूके तुरंत उसकी ओर मदद मांगने के लिए दौड़ता है, लेकिन पास पहुंचते ही उसे पता चलता है कि वो पुलिस वाला भी असल में एक ज़ॉम्बी है। वो ज़ॉम्बी भी अब यूके पर हमला करने जा रहा था। यूके किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर वो ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ता। यूके जब एक साइड की गली से भाग रहा था तो पीछे से एक गाड़ी आती है और वो ज़ॉम्बी उस गाड़ी से टकरा कर नीचे गिर जाता है। यूके तेजी से आगे बढ़ता है और सामने उसे एक टैक्सी दिखती है जिसमें टैक्सी ड्राइवर आराम से सो रहा होता है। यूके तुरंत उसे आवाज देने लगता है, क्योंकि वो उसी टैक्सी से वहां से भाग निकलना चाहता था। यूके तब उस टैक्सी ड्राइवर को जोर से आवाज देकर जगाने लगता है, लेकिन उसी वक्त एक लड़की उसके पास आती है जिसका नाम हिरोमी था। हिरोमी कॉलेज की एक स्टूडेंट थी और एक ज़ॉम्बी से बचकर यूकी के पीछे छिप आई थी। यूकी भी वहां उस ज़ॉम्बी को देखती है और उस पल वह अपने कॉमिक्स के हीरो की तरह ज़ॉम्बी को मारने की कल्पना करने लगती है, पर उसकी वह कल्पना जल्दी ही टूट जाती है। उसी समय एक सूट पहने हुए शख्स आकर किसी तरह गाड़ी का दरवाजा खोलकर घुस जाता है। यूकी थोड़ा भड़क जाता है और बोलता है कि टैक्सी में बैठने के लिए हम पहले आए थे। ये कहते हुए यूकी और हिरोमी दोनों टैक्सी के अंदर घुस जाते हैं। यूकी पीछे बैठ गया और हिरोमी आगे सीट पर। वहीं न्यूज में दिखाया जा रहा था कि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और साइंटिस्ट बार बार वैक्सीन खोजने में असफल हो रहे हैं। टैक्सी के अंदर यूकी देखता है कि सूट वाला आदमी कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। वह लगातार पसीना पोंछ रहा था। तभी यूकी नोटिस करता है कि उस आदमी के हाथ पर काटने का एक निशान है जिसे उसने कपड़े से ढंका हुआ था और अब वह आदमी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनना शुरू हो रहा था। यूकी बहुत डर जाता है, पर हिरोमी ये बात नोटिस नहीं करती। वह खिड़की से बाहर सड़क की बदहाली देख रही थी। पूरा शहर बिखर सा गया था। कई बिल्डिंग में आग जली थी। फिर उस सूट वाले की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और वह पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाता है। थोड़ी देर के लिए उसकी चेतना थी तो उसने अपना खून देखकर चीखा और उसी पल हिरोमी समझ पाती है कि वह ज़ॉम्बी बन चुका है। लेकिन बताने से पहले ही ड्राइवर बिना समझे उस आदमी को एक टिश्यू थमा देता है और ज़ॉम्बी उस टिश्यू पकड़कर ड्राइवर के हाथ में काट देता है। वह ज़ॉम्बी अब यूकी को भी काटने की कोशिश करने लगा है। चूंकि गाड़ी चल रही थी, यूकी बाहर नहीं निकल पा रहा था। गाड़ी के जिगजैग मोशन की वजह से ज़ॉम्बी उसे काट नहीं पाता और हिरोमी उसे बचाने की हर कोशिश करती है। ड्राइवर में अभी थोड़ी समझ बची थी, इसलिए उसने तुरंत एक बटन दबाकर बैक डोर खोल दिया। यूकी जोर से लात मारकर उस ज़ॉम्बी को गाड़ी से बाहर फेंक देता है, लेकिन ज़ॉम्बी ने यूकी के पैर पकड़ रखे थे। हिरोमी सामने से बैक डोर बंद करने की कोशिश करती है, पर वह सफल नहीं होती। थोड़ी दूरी चलने पर
जॉम्बी किसी बीम से टकराकर दूर पर जा गिरता और एक बस के नीचे गिरकर वहीं मर जाता है। इस तरह यूकी और हिरोमी बच निकलते हैं, पर उस बीच ड्राइवर की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। वह धीरे धीरे जॉम्बी बन रहा था और बार बार बोलने लग रहा था कि जॉम्बियों के लिए कोई ट्रैफिक रूल्स नहीं होते। उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई और वह उल्टे सीधे तरीके से गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी के दरवाजे टूटकर सड़क पर गिरने लगे और कई पार्ट्स टूटने लगे। ड्राइवर हिरोमी पर हमला कर न पाए, इसलिए किसी तरह हिरोमी को पीछे की सीट पर खींच लेता है। अब गाड़ी खुद बेतरतीब ढंग से चलकर उनके ऊपर हमलावर हो रही थी। कुछ दूर चलने के बाद जोरदार टक्कर लगती है और गाड़ी पलट जाती है। कई चक्कर लगाकर गाड़ी अंततः अचानक रुकती है। सिर पर चोट लगने से यूकी और हिरोमी दोनों बेहोश हो जाते हैं। बहुत समय बाद जब यूकी को होश आता है तो वह पाता है कि हिरोमी भी बेहोश पड़ी है। वे दोनों एक साथ गाड़ी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सिर्फ उनकी गाड़ी ही नहीं, एक के बाद एक कई गाड़ियां एक्सीडेंट हुई पड़ी हैं। सड़क पर सिर्फ गाड़ियां ही दिख रही थी और आसपास किसी इंसान का कोई पता नहीं था। वे दोनों अकेले बचे नजर आते हैं। धीरे धीरे वे आगे बढ़ते हैं और कुछ दूरी पर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। हिरोमी फोन निकालकर आसपास की स्थिति चेक कर रही होती है। उसके मोबाइल पर कई मैसेज नोटिफिकेशन आए हुए थे। ये मैसेज गवर्नमेंट के नंबर से भेजे गए थे। उन संदेशों में से एक में लिखा था कि जो भी सर्वाइवर्स शहर में हैं और जिनके शरीर पर जॉम्बी वायरस का कोई इन्फेक्शन नहीं है, वे माउंट फूजी की ओर चले जाएं। वहां आप लोगों के लिए हर तरह की व्यवस्था कर दी गई है। माउंट फूजी जापान का एक जगह का नाम था। तो यहाँ जब वे यह मैसेज पढ़ रहे थे तभी हिरोमी का फोन बंद हो जाता है, क्योंकि उसके फोन में बिल्कुल भी चार्ज नहीं था। अब वे दोनों चलते चलते एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं और वहां से दूर से माउंट फूजी दिखाई दे रहा था, क्योंकि माउंट फूजी एक पहाड़ था। अब उन्होंने तय किया कि वे माउंट फूजी तक जाने के लिए निकलेंगे। उन्होंने ये भी सोचा कि वे जंगल वाले रास्ते से जाएंगे, क्योंकि मेन रोड उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अब वे जंगल के रास्ते की ओर बढ़ने लगते हैं। कई घंटों तक चलने के बाद देखते देखते शाम हो जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, इसलिए वे दोनों अपनी सुरक्षा के लिए एक जगह रुक जाते हैं और वहीं रुकर रात बिताने का फैसला करते हैं। दोनों को बहुत जोर की भूख लगी थी और यूकी के पास सिर्फ एक ही रोटी थी। यूकी तब उस रोटी का आधा हिस्सा हिरोमी को दे देता है। हिरोमी खुश होकर उसे दिल से धन्यवाद कहती है, लेकिन अब तक वे दोनों एक दूसरे के नाम नहीं जानते थे, इसलिए हिरोमी यूकी को अपना नाम बताती है और उसका नाम पूछती है। यूकी तब बताता है कि उसका नाम यूकी है, जिसका मतलब होता है हीरो। वो ये भी कहता है कि उसके नाम का मतलब हीरो है, लेकिन असल जिंदगी में वो एक लूजर है। इतनी उम्र होने के बावजूद उसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। लेकिन हिरोमी उसे कहती है कि उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आज उसी ने उसकी जान बचाई और यही तो एक सच्चे हीरो की पहचान होती है। वो फिर कहती है, लेकिन तुम्हारे पास तो बंदूक है, तुम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बंदूक की बात पर यूकी हिरोमी से पूछता है, क्या तुम्हारे पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई बंदूक है? अगर नहीं तो अपने बचाव के लिए तुम्हारे पास क्या है? हिरोमी तब एक आईपैड निकालती है और कहती है, इस आईपैड में मेरी माँ का एक गाना रिकॉर्ड किया हुआ है। जब भी मुझे किसी चीज से डर लगता है, मैं माँ की आवाज में ये गाना सुनती हूँ और तुरंत मेरा मन शांत हो जाता है। हिरोमी तब गाना प्ले करती है, एक ईयरफोन यूकी को देती है और कहती है कि वो भी ये गाना सुने। फिर वे दोनों साथ में गाना सुनने लगते हैं। हिरोमी की माँ का यह गाना बहुत ही प्यारा था। दोनों ध्यान से गाना सुनते सुनते वहीं सो जाते हैं। सुबह जब यूकी की आंख खुलती है तो वह देखता है कि हिरोमी उसका कंधा पकड़े सो रही है, लेकिन तभी यूकी एक डरावनी बात नोटिस करता है। हिरोमी की गर्दन पर एक काटने का निशान है। वह तुरंत अपनी बंदूक उसकी ओर तान देता है और पूछता है, यह निशान क्या है? क्या तुम जॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो? हिरोमी यूकी की बात समझ नहीं पा रही थी। वह उसके ऐसे व्यवहार से चौंक गई थी। लेकिन जब यूकी उससे उस काटने के निशान के बारे में पूछता है, तब हिरोमी बताती है कि 3 दिन पहले मैंने अपने पड़ोसी के एक छोटे बच्चे को गोद में लिया था और तभी उस बच्चे ने अचानक मुझे ऐसे ही काट लिया था। मैं जॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हूँ। अगर मैं सच में इन्फेक्टेड होती तो क्या मैं अब तक बिल्कुल सामान्य रह पाती? फिर हिरोमी उसे और कहती है, तुमने चूंकि मुझ पर शक करके मेरी तरफ बंदूक तान दी है, तो अगर तुम्हें अपने मन की शांति चाहिए तो तुम मुझे शूट कर सकते हो। इससे तुम्हारा शक दूर हो जाएगा। वैसे भी इस दुनिया में मेरे जिंदा रहने का अब कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच किसी तरह का संदेह बाकी रहे। लेकिन हिरोमी की ये बातें सुनकर यूकी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो हिरोमी से कहता है कि उसे अब बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा उसके साथ रहेगा। वो चाहे जैसे भी हो हिरोमी को माउंटेन तक लेकर जाएगा। वहां पहुंचने के बाद वे दोनों सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद वे दोनों फिर से माउंट फूजी की ओर चल पड़ते हैं। जंगल के रास्ते पर बहुत देर तक चलते रहने के बाद दोनों थकर एक जगह बैठ जाते हैं। तभी हिरोमी यूकी से कहती है, अब तुम्हें अकेले ही माउंट फूजी जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ और आगे नहीं जा पाऊंगी। हिरोमी बताती है कि उसका शरीर बहुत भारी लग रहा है। उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जॉम्बी में बदल रही है। हालांकि किसी जॉम्बी ने उसे काटा नहीं, लेकिन उसके शरीर में जो पुराना जख्म था, शायद उसी जख्म से किसी जॉम्बी के खून के जरिए वायरस
वायरस उसके शरीर में पहुंच गया। यह सब कहकर हिरोमी यूकी को अपना आईपैड देती है और कहती है, अगर कभी तुम्हें डर लगे तो मेरी माँ का गाया हुआ गाना सुन लेना। ये कहने के कुछ ही देर बाद हिरोमी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल जाती है। यूकी चाहकर भी उसे गोली नहीं मार पाता। उसके दिल में हिरोमी के लिए बहुत दर्द था, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलता है। भागते हुए उसे एक आदमी दिखता है और वो उससे मदद मांगने जाता है, लेकिन वो आदमी असल में एक भयानक ज़ॉम्बी निकलता है। वो ज़ॉम्बी यूकी पर झपट पड़ता है। यूकी पूरी ताकत से उससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे काटने ही वाला होता है। तभी अचानक हिरोमी वहां आ जाती है। हिरोमी उस ज़ॉम्बी से यूकी को बचा लेती है। वो उस ज़ॉम्बी के हाथ पैर तोड़कर उसे टुकड़ों में बांट देती है। हिरोमी का यह रूप देखकर यूकी बहुत डर जाता है। जब हिरोमी उसके सामने आती है, यूकी और भी घबरा जाता है और कहता है, मुझे मत मारो, लेकिन हिरोमी उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे जमीन से उठाती है। यूकी तब अपनी जान बचाने के लिए हिरोमी को दिल से धन्यवाद देता है। उसके बाद वो बंदूक लेकर वहां से जाने लगता है, पर कुछ कदम चलने के बाद फिर रुक जाता है। वो वापस मुड़ता है और हिरोमी के पास लौट कर आता है। वो सोचता है कि शायद हिरोमी अभी पूरी तरह इन्फेक्टेड नहीं हुई, शायद वो आधी इंसान और आधी ज़ॉम्बी है। यूकी तब तय करता है कि वो हिरोमी को अपने साथ लेकर ही चलेगा। वे दोनों फिर से रास्ते पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक कार में कुछ खाना मिलता है, जिसे वे दोनों बांटकर खाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक साफ नाले से पानी भी मिलता है और इस तरह चलते चलते फिर से रात हो जाती है। वे जंगल की एक सुरक्षित जगह पर रुककर रात बिताते हैं। किसी तरह वो रात बीत जाती है। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। अगले दिन सुबह हिरोमी को इतनी ज्यादा भूख लगी थी कि उसके पास चलने की ताकत ही नहीं बची थी। तब यूकी उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और धीरे धीरे रास्ता तय करने लगता है। रास्ते में उन्हें एक ट्रॉली मिलती है जिसमें सिर्फ खाने के छिलके पड़े होते हैं, लेकिन उस ट्रॉली पर माउंट फूजी का एड्रेस लिखा होता है। यह देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वे शायद माउंट फूजी के बहुत करीब पहुंच गए हैं। लेकिन अब हिरोमी पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी थी, इसलिए यूकी उसे उसी ट्रॉली में बैठा लेता है और वह हिरोमी को लेकर आगे बढ़ता है। लेकिन चूंकि दोनों बहुत ज्यादा भूखे थे, इसलिए यूकी पहले हिरोमी को लेकर एक सुपर शॉप में जाता है, जहां वे कुछ खाने पीने की चीज और पानी पा सके। पर सुपर शॉप के बाहर की भी हालत अच्छी नहीं थी। वहां भी कई गाड़ियां एक्सीडेंट में पड़ी थी और आसपास कई लोग दिख रहे थे। यूकी किसी तरह हिरोमी को लेकर शॉप के अंदर जाता है। वहां सबसे पहले वे एक कपड़ों की दुकान देखते हैं और पुराने गंदे कपड़े बदलकर नए साफ कपड़े पहन लेते हैं, क्योंकि कई दिन से वही पुराने कपड़े पहने हुए थे। तभी वहां एक ज़ॉम्बी आकर यूकी पर हमला कर देता है। वह ज़ॉम्बी यूकी को काटने ही वाला था, पर पीछे से किसी ने उस ज़ॉम्बी पर हमला कर दिया और उसकी खोपड़ी फटकर वह वहीं मर जाता है। यूकी देखता है कि वहां एक लड़की आई है, उसका नाम याबू था। वह भी यूकी हिरोमी की तरह एक सर्वाइवर थी। याबू हिरोमी की हालत देखकर उसके पास आती है। यूकी थोड़ा डर जाता है और सोचता है कि याबू शायद हिरोमी को ज़ॉम्बी समझकर मार देगी, इसलिए वह याबू को बता देता है कि हिरोमी को सोने की बीमारी है, इसलिए वह इस तरह सो रही है। तभी याबू के साथ और भी कई लोग आ जाते हैं। वे भी एक सर्वाइवर्स की टीम थे। वे सब यहाँ हिरोमी को देखकर पूछते हैं कि क्या यह लड़की ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड है या नहीं। यूकी बोलता है कि उसका शरीर बहुत ही कमजोर है, इसलिए वह ऐसे सो रही है। एक व्यक्ति हिरोमी पर शक करता है, पर दूसरे व्यक्ति कहता है कि यह लड़की ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बी कभी नहीं सोते। फिर वे सब मिलकर हिरोमी और यूकी को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, क्योंकि वे सब मिलकर माउंट फूजी जा रहे हैं। उनका पहले एक ठिकाना है, तो वे पहले वहीं पहुंचेंगे। अब वे सभी मिलकर ज़ॉम्बियों से बचने के लिए पहले एक गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। उसी बिल्डिंग की छत के दूसरी तरफ कुछ लोग बर्तन बजाकर शोर कर रहे थे, जिससे ज़ॉम्बियां उस दिशा की ओर आकर्षित हो रही थी। जब ज़ॉम्बियां वहां चली जाती हैं, तो याबू और उसकी पूरी टीम बिल्डिंग के पीछे आकर पीछे की सीढ़ियों से छत पर पहुंच जाते हैं। यूकी बड़ी मशक्कत से हिरोमी को लेकर छत पर चढ़ जाता है। छत पर याबू की टीम के और भी कई मेंबर्स थे। वे यूकी और हिरोमी का स्वागत करते हैं। यूकी उस जगह को देखकर हैरान रह जाता है। यह कोई साधारण ठिकाना नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे एक छोटा सा शहर हो, जहां खाने पानी से लेकर जरूरी हर चीज का इंतजाम था। यहाँ तक कि मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजर भी था। मैनेजर यूकी की बंदूक देकर उससे पूछता है, ये जो तुम्हारी बंदूक है, क्या ये असली बंदूक है? क्या तुम इसे चला सकते हो? यूकी तब मैनेजर को बताता है कि वह कई साल पहले एक गन शूटिंग शो में फर्स्ट आया था, क्योंकि उसकी बंदूक चलाने की स्किल बहुत अच्छी है। साथ ही उसके पास गन का लाइसेंस भी है। ये सुनकर मैनेजर कहता है, हमें हमारी टीम में तुम्हारे जैसे आदमी की बहुत जरूरत थी। अच्छा हुआ कि हम तुम्हें सही समय पर मिल गए। उसी वक्त एक घड़ी की दुकान का मालिक यूकी के पास आता है और उसे उनकी टीम में स्वागत करने के लिए कई घड़ियां गिफ्ट करता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। हिरोमी चूंकि हाफ ज़ॉम्बी थी, इसलिए यूकी उसकी एक आंख पर पट्टी बांध देता है, ताकि कोई यह न समझ पाए कि वह इन्फेक्टेड है। रात को यूकी और याबू आपस में बातें कर रहे होते हैं। याबू यूकी के बारे में जानना चाहती है, तो यूकी बताता है कि वह पहले कॉमिक्स राइटर था। याबू कहती है कि उसे कॉमिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे कॉमिक्स बहुत बोरिंग लगती है, लेकिन फिर भी वह यूकी की बहुत तारीफ करती है। वह कहती है कि तुम्हारे आने के बाद से हमारी पूरी टीम शांत हो गई है। सब तुम्हारी बंदूक देखकर तुम पर भरोसा कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि तुम अपना फर्ज निभाओगे। लेकिन यूकी यह नहीं बताता कि वह असल में कितना बड़ा लूजर है और जिसे सब हीरो समझ रहे हैं, वह खुद डर के मारे टूट चुका है।
अगले दिन सुबह यूकी हिरोमी से बात कर रहा होता है। वह उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई तुम्हारी आंख के बारे में पूछे तो बस कह देना कि तुम्हारी आंख में चोट लगी थी, इसलिए पट्टी बांधी है। इसके बाद यूकी ऊपर खड़े होकर आसपास के ज़ॉम्बियों को देखता है। तभी वही घड़ी की दुकान वाला आदमी उसके पास आता है और कहता है, ज़ॉम्बी हमेशा वही चीज बार बार दोहराते हैं जो उन्हें पसंद थी, यानी कि वे अपनी पसंद की चीजों को रिपीट करते रहते हैं। यूकी यह बात नोटिस करता है। वह देखता है कि एक ज़ॉम्बी बार बार सड़क के बीच ऊंची छलांगे लगा रहा है और खुद को चोट पहुंचा रहा है। उसी तरह एक और ज़ॉम्बी एक दुकान का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। तब वह आदमी कहता है, वह ज़ॉम्बी मेरी पत्नी थी, उसे शॉपिंग का बहुत शौक था, इसलिए अब भी वह वही काम बार बार कर रही है। इस तरह हर ज़ॉम्बी अपनी पुरानी पसंद की चीजों को बार बार दोहराता है ताकि खुद को खुश रख सके। तभी वहाँ का मैनेजर सबको बुलाता है और बताता है कि अब हमारे पास खाने का सामान बहुत कम बचा है, इसलिए हमें नए खाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन शहर की हालत देखकर सीधे रास्ते से शॉपिंग मॉल तक पहुंचना नामुमकिन है। हालांकि उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का मालिक हमारे ग्रुप का ही एक मेंबर था। ज़ॉम्बी बनने से पहले उसने हमें एक मैप दिया था जिसमें मॉल के बेसमेंट से अंदर जाने का गुप्त रास्ता बताया गया है। अगर हम वहाँ पहुंच जाए तो बहुत सारा खाना मिल सकता है। असल में यह सारी बातें मैनेजर यूकी से कह रहा होता है। यूकी कहता है, तुम लोग मुझसे ये सब क्यों कह रहे हो, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। ये सुनकर मैनेजर समझ जाता है कि यूकी के पास बंदूक तो है पर हिम्मत नहीं। मैनेजर कहता है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अपनी बंदूक मुझे दे दो, बाकी का काम मैं और मेरी टीम कर लेंगे। हमने तुम्हें सिर्फ तुम्हारी बंदूक देखकर जिंदा रखा है, वही हमारे काम आएगी। ये सुनकर यूकी डर जाता है। उसी दौरान उनकी टीम में मौजूद एक गैंगस्टर टाइप आदमी हिरोमी के पास आता है, लेकिन हिरोमी को बचाने के लिए याबू वहाँ पहुँचती है। वह आदमी कहता है, अब हिरोमी हमारी है। याबू उसका विरोध करती है तो उसकी टीम का एक आदमी याबू के गले पर चाकू रख देता है और दूसरा आदमी हिरोमी को जबरदस्ती बाहर खींच कर ले जाता है। उनकी चीखें सुनकर यूकी वहाँ पहुँच जाता है। उसके पीछे पीछे मैनेजर और बाकी साथी भी वहाँ आ जाते हैं। यूकी वहाँ हिरोमी को बचाने के लिए मैनेजर की तरफ अपनी बंदूक तानकर चिल्लाया, हिरोमी को छोड़ दो वरना मैं एक एक करके सबको गोली मार दूंगा। पर किसी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। यूकी इस पर और भी डर गया। कुछ पलों बाद हिरोमी ने जबरदस्त जोर से धक्का देकर उस आदमी को दूर फेंक दिया। उसने उसी तरीके से गैंगस्टर लड़के को भी दूर फेंक दिया और फिर अपनी आंखों की पट्टी हटाई। ये देखकर सब लोग बौखला गए और समझ गए कि हिरोमी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। मैनेजर ने एक क्षण भी गवाए बिना हिरोमी के सिर पर पास रखे हुए एक भाला फेंक दी। यूकी के पास तो बंदूक थी पर वह हिम्मत करके गोली नहीं चला पाया। हिरोमी की इस हालत को देखकर वह चिल्लाने लगा। इसी मौके पर मैनेजर के लोग उसके पास से उसकी बंदूक छीन लेते हैं। फिर वे उसे एक कमरे में घसीट कर ले जाते हैं और खूब मारते हैं। वही बंदूक उस गैंगस्टर के पास चली जाती है। गैंगस्टर मैनेजर से कहता है कि हिरोमी मेरी थी, तुमने उसे मार दिया, इसलिए अब बंदूक मेरी और आज से मैं ही पूरी टीम का लीडर हूँ। ये सुनकर मैनेजर बहुत गुस्से में था। इधर यूकी वहां से निकलकर हिरोमी के टेंट के पास आता है जहां याबू चुपचाप उदास बैठी थी। यूकी उससे हिरोमी के बारे में पूछता है। याबू उसे दूर एक तंबू में ले जाती है जहां उसने हिरोमी का इलाज करके उसे सुला रखा था, यानी हिरोमी अभी भी जिंदा थी और यह देखकर यूकी बहुत खुश होता है। याबू यूकी से कहती है कि हिरोमी कोई आम ज़ॉम्बी नहीं है, उसके शरीर में बहुत ज्यादा इम्यून्स है, यहाँ तक कि वह ज़ॉम्बी होते हुए भी दिमाग के हिसाब से सिंपल काम कर रही है। यूकी हैरान होकर पूछता है कि तुम ये सब कैसे जानती हो। याबू बताती है कि वह कई सालों तक एक हॉस्पिटल में नर्स रही थी। जब ज़ॉम्बी वायरस फैल गया तो उसने अपने पेशेंट्स को छोड़कर भागकर अपनी जान बचाई और अब उसे अपने के पर बहुत है। वह किसी भी तरह हिरोमी को बचाना चाहती थी और उसने पूरा कोशिश किया। फिर याबू यूकी को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है, चूंकि हिरोमी ज़ॉम्बी होने के बाद भी इतनी शांत है और उसका शरीर सिंपल तरीके से काम कर रहा है तो शायद हम हिरोमी के खून से कोई वैक्सीन बना सकें। यूकी तब याबू से कहता है, याबू मैं तुमसे भी ज्यादा गिल्ट फील कर रहा हूँ। मैं इतना अक्षम इंसान हूँ कि बंदूक होने के बावजूद कभी इसे सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाया, पर अब जब मैं एक टीम में शामिल हो गया हूँ तो कम से कम मैं उनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश करूंगा। मैं बेसमेंट जाकर उनके साथ खाना लाने चलता हूँ, तब तक तुम प्लीज हिरोमी का ध्यान रखना। इसके बाद यूकी उस गैंगस्टर की टीम में शामिल हो जाता है। मैनेजर के पास जो भाला था उसे गैंगस्टर का एक आदमी छीन लेता है। वे लोग बिल्डिंग के दूसरी तरफ से छत से नीचे उतरते हैं। टीम के बाकी मेंबर्स ऊपर से आवाज करके ज़ॉम्बियों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे और इसी अवसर का फायदा उठाकर यूकी और बाकी लोग बेसमेंट तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। वे एक टॉर्च की रोशनी में मैप देकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अचानक बेसमेंट की लाइट चल पड़ती है और वे देखते हैं कि वे एक सुपर शॉप के अंदर पहुंच गए हैं जहां बहुत खाना रखा था। ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं, पर ठीक उसी समय वहां के लाउड स्पीकरों पर कोई गाना बजने लगता है। सभी चिंता में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यहाँ गाना कौन बजा रहा है। उसी वक्त वे नोटिस करते हैं कि मैनेजर उनके साथ नहीं है और ये सब वही कर रहा है ताकि बदला लिया जा सके। लाउड स्पीकरों पर गाना सुनकर एक भयानक ज़ॉम्बी वहां आ जाता है और वह एक मेंबर पर हमला कर देता है। गैंगस्टर उस ज़ॉम्बी को गोली मारकर मार देता है
और खुश हो जाता है। पर अभी तक बहुत सारी ज़ॉम्बियां सुपर शॉप की ओर दौड़ती आ रही थी और सब वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। वो रास्ता जिससे वे बेसमेंट से भागने वाले थे, वहां भी म्यूजिक बज रहा था और म्यूजिक सुनकर ज़ॉम्बियां वहां भी पहुंच जाती हैं। तब ज़ॉम्बियां गैंगस्टर को पकड़ने लगती हैं, पर वह अपने बचने के लिए अपने ही टीम मेंबर्स को ज़ॉम्बियों की ओर धकेल देता है और बाकी लोग अलग रास्तों से भाग निकलते हैं। इधर कंट्रोल रूम में मैनेजर यह सब देख रहा था और उसे बहुत मजा आ रहा था। उसने और भी कई स्पीकर्स पर वही गाना चला दिया ताकि और ज्यादा मजा मिल सके। एक ज़ॉम्बी उस गाने से बहुत ज्यादा उत्साहित होकर कूद कूद कर सीधे हिरोमी के तंबू की ओर आ पड़ता है। वहीं अचानक एक ज़ॉम्बी गैंगस्टर पर हमला कर देता है और गैंगस्टर के हाथ से वह बंदूक नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ यूकी ज़ॉम्बियों से बचने के लिए सुपर शॉप की एक छोटी सी कमरे में छिप जाता है। वह अंदर से देखता है कि सुपर शॉप के अंदर भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए हैं। तभी वहां फर्श पर पड़े एक वॉकी टॉकी से याबू की आवाज आती है। याबू मदद मांग रही थी। अगर हमें कोई सुन रहा है तो हमारी मदद करो। एक ज़ॉम्बी हमारे तंबू तक पहुंच गया है और उसने हमारे कई मेंबरों पर हमला कर दिया है। हमें किसी भी तरह बचा लो। वॉकी टॉकी की आवाज यूकी तक पहुंचती है और वह दोनों की चिंता से बेचैन हो उठा है। वह बार बार उन्हें बचाने के लिए बाहर जाना चाहता है, पर कल्पना में उसे लगता है कि बाहर जाने पर ज़ॉम्बियां उसे पकड़ लेंगे। कुछ देर बिल्कुल हिचकिचाने के बाद वह हीरो की तरह चिल्लाकर बाहर निकल आता है और खुशकिस्मती से वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं था, इसलिए यूकी कुछ हद तक शांत हो जाता है। पर ठीक उसी वक्त एक ज़ॉम्बी उसकी बाह में कुतर देता है और उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। यूकी हिम्मत करके उसे मार देता है। तब वह देखता है कि उसकी कलाई पर वे ही घड़ियां थीं जो उस घड़ी वाले ने उसे उपहार में दी थीं, इसलिए वह इसी बार भी बच निकलता है। यूकी वॉकी टॉकी उठाकर बोलता है, डरो मत, मैं अभी आता हूँ, मैं तुम्हें बचा लाऊंगा। फिर यूकी फ्लोर पर अपनी बंदूक ढूंढ पाता है और बहुत खुश होता है। इस बीच याबू ने ज़ॉम्बी के हाथ से बचने के बाद हिरोमी को अपनी पीठ पर उठाकर किसी तरह बेसमेंट तक पहुंचाया था और वहां वही मैनेजर खड़ा मिला। याबू चाहती थी कि वह उसके साथ आ जाए। मैनेजर याबू से पूछती है, यूकी वह आदमी कहाँ है? मैनेजर कहता है, उस बेकार आदमी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं, शायद अब वह ज़ॉम्बी बन गया हो। यदि तुम चाहो तो अकेले आ सकती हो और उस हिरोमी को यहाँ छोड़कर चली भी जा सकती हो। याबू इससे सहमत नहीं होती और थोड़ी ही देर बाद देखा जाता है कि अचानक वही मैनेजर भी ज़ॉम्बी बनना शुरू कर देता है, यानी किसी ने उसे काट लिया था। यह देखकर याबू हिरोमी लेकर भाग निकलती है। ठीक उसी समय युक्की वहां पहुंचता है और मैनेजर पर गोली चलाकर उसे मार देता है। तभी भाग दौड़ में एक और आदमी वहां आता है और दूसरी तरफ वही घड़ी वाला भी पहुंच जाता है, जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बियां आ रही थीं। फिर देखते देखते वे सब ज़ॉम्बियों से चारों तरफ से घेर लिए जाते हैं। यूकी और बाकी लोग किसी तरह एक साइड की ओर भागकर चले जाते हैं। वहां यूकी उनसे कहता है कि उसके पास अब 96 गोलियां बची हैं। अगर चाहे तो एक साथ कई ज़ॉम्बियों को मार जा सकता है, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं। हिरोमी यूकी से कहती है कि वह यूकी पर बहुत गर्व महसूस कर रही है और यूकी की वजह से ही उसे सुरक्षित महसूस हो रहा है। उसके लिए यूकी असल हीरो है। यह सुनकर यूकी को बहुत हौसला मिलता है और वह एक हीरो की तरह ज़ॉम्बियों के सामने बढ़ता है। फिर वह एक एक करके कई ज़ॉम्बियों को गोली मारकर ढेर कर देता है। टीम के बाकी मेंबर भी उसकी मदद करते हैं। इस तरह कई ज़ॉम्बियों को मारने के बाद वहां 3 लोग बचे रहते हैं। पर उसी वक्त एक ऐसा ज़ॉम्बी दौड़ता हुआ आता है जो ऊंची ऊंची छलांगें लगा सकता था और वह बहुत ही ताकतवर निकला। उस समय यूकी के पास सिर्फ एक ही गोली बची थी और उस गोली को उसे उसी ज़ॉम्बी के सिर पर मारनी थी। आखिरकार उसने सिर पर गोली मारी, पर उस ज़ॉम्बी का सिर पहले से ही फटा हुआ था, इसलिए गोली का कोई असर नहीं हुआ। अब क्योंकि यूकी के पास और गोलियां न थीं, वह ज़ॉम्बी उसके पास आ गया। तब यूकी ने अपनी बंदूक से ज़ॉम्बी के सिर को पूरी तरह फाड़ दिया और अंततः वह ज़ॉम्बी मर गया। इसी बीच याबू के पास मैनेजर की गाड़ी की चाबी थी जो उसने पहले मौके पाकर मैनेजर से छीन ली थी। तब वे तीनों मिलकर उसी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ते हैं। याबू उन्हें हॉस्पिटल की ओर ले जा रही थी ताकि हिरोमी के खून से वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा सके और इस तरह वे अपनी दुनिया को ज़ॉम्बी वायरस से मुक्त कर सकें। रास्ते में याबू युक्की से उसका नाम पूछती है। युक्की इस पर गर्व से बताता है कि उसका नाम युक्की है और इसका मतलब हीरो होता है और इस तरह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।